कभी ऐसा हुआ है कि मौत से सामना हुआ है कि बदमाश ने सिर पे रख दी बंदूक? ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ अच्छा। कि कोई मेरे गोली साइड से निकल गई हो। और लकीली ना कभी मैं सस्पेंड हुआ, अच्छा। ना कभी ट्रांसफर टू लाइन हुआ, और ना ही मेरे अगेंस्ट कभी कोई शिकायत हुई। दो लोग कंसेंट के साथ साथ में रहते हैं यस। और कुछ समय के बाद उनके बीच आपस में नहीं बनती है, तो किसी एक पक्ष की तरफ से मुकदमा करा दिया जाता है। एक पक्ष की तरफ से, ना महिला की तरफ से। लिव इन रिलेशन रहते हुए जब खटपट हुई तब उसने कहा कि साहब इसने मुझे शादी का झांसा दिया, तब वो 10 साल की सजा का प्रोविजन। थाना एक हॉस्पिटल है, जैसे मरीज कहाँ जाता है? हॉस्पिटल इलाज कराने, ऐसे ही वो पीड़ित बीमार कहाँ आता है? थाने आता है। सुनने में हमारे कई बार आता है कि एक बड़ा बदमाश जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहीं से वो अपने क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने गैंग को काम करा रहा है। देखिए, जेल के अंदर क्या है? मोबाइल चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, जो मोबाइल नंबर आया है उसका लोकेशन कहाँ है? क्या जेल के आसपास लोकेशन है? जेल में तो बताते जैमर लगे हुए होते हैं। आप जैमर कुछ नहीं होते, जैमर दिखाने के लिए। पुलिस ने बदमाशों को रोका और उसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, उसका साथी भाग गया। इस थ्योरी को कितना आप सपोर्ट करेंगे? कि ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। जब आपके पास कानूनी अधिकार हैं, आप उनका उपयोग करिए, उस क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करिए। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड सीओ सुधीर कुमार बीलवान जी। आज हम जानेंगे कि पुलिसिंग क्या होती है, एक महिला के अधिकार क्या होते हैं, गैंगस्टर एक्ट क्या होता है और बाकी और भी तमाम बातें। लंबा सरकार करियर रहा है, उसको लेकर हम आज बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 1989 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था जी। उसके बाद मेरा जो ट्रांस पोस्टिंग्स रहे वो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ, हापुड़ जी। और नोएडा, इन जिलों में मैं पोस्टेड रहा। और मैं लास्ट में विजिलेंस में मेरा काफ़ी समय रहा, और एज डिप्टी एसपी मैं विजिलेंस से अप्रैल 2021 में रिटायर हुआ। जी। आपसे सवाल पहला ये रहेगा कि आजकल जो काफी समय से, कई सालों से मुठभेड़ चल रही है, एक ही थ्योरी होती है कि पुलिस ने बदमाशों को रोका और उसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, उसका साथी भाग गया। इस थ्योरी को कितना आप सपोर्ट करेंगे? मैं इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर सकता, एज रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी नहीं कर सकता, और किसी भी तरह से मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। जी। उसका कारण ये है कि ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। जब आपके पास कानूनी अधिकार हैं, आप उनका उपयोग करिए, उस क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप उसको ना करके शॉर्ट तरीका अपनाते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा और आप उसके पैर में गोली मार देंगे। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबके लिए है, प्रतिरक्षा का अधिकार सबके लिए है, कोई भी हो चाहे। तो रेयर टू रेयर केस तो होता है कि किसी क्रिमिनल ने भागने के लिए गोली चला दी और मुठभेड़ हुई और वो घायल हो गया, लेकिन रिपीटली ऐसा मेरे विचार से उचित नहीं है। इसके लिए भी कानून है, आप उनका उपयोग करिए, आप उनको इस्तेमाल करिए। जैसे अभी जो नया बीएनएस आया है, तो भारतीय न्याय संहिता में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो किया गया है कि जो भी हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर ही आप उनके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के तहत एफआईआर लिख सकते हैं। ठीक है? उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, चाहे वो किडनैपिंग है, चाहे वो रॉबरी है, चाहे वो डेकोइटी है, चाहे वो एक्सटॉर्शन है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, चाहे वो साइबर क्राइम है, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, चाहे वो आपका लैंड ग्रैबिंग है, भू माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, कोई भी माफिया है, इवन इसके अलावा वेपन जो आपका ड्रग्स का है, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, शस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं,
कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर रहे हैं, वो सब उसमें कवर है। सर बीएनएस से एक परसेप्शन ये जाता है कि धाराएं केवल चेंज की गई हैं, जबकि जो आपने बताई है इन पे कार्रवाई के लिए धाराएं तो पहले भी थी, तो बीएनएस में क्या ऐसा चेंज आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये एक बात आप कह सकते हैं कि 10 सेक्शन ही इसमें नए जोड़े गए हैं। जी। अदरवाइज वही सेक्शन है, वही डेफिनेशन है हम्म। और वही कन्विक्शन है, जी। सब कुछ वो ही है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो सेक्शन 111, 112 और 113 जो सेक्शन जोड़े गए हैं, जी। वो बहुत बड़ा काम है। वो थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये प्रिवेंटिव कार्रवाई है जो 111-12 है। जी। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, हम्म। ये दोनों क्या है? प्रिवेंटिव कार्रवाई। क्या? जो उसने क्राइम किया है, हम्म। जो ग्रुप ने क्राइम किया है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई क्राइम कौन सा किया? रॉबरी कर ली, व्हीकल थेफ्ट कर लिया, लैंड ग्रैबिंग कर लिया, एक्सटॉर्शन कर लिया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर लिया, फ्रॉड कर दिया, फोर्जरी कर दी, ठीक है, और आपका इससे रिलेटेड जो क्राइम है वो आपने कर दिया, या आपने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दिया, जी। आपने किडनैपिंग कर लिया। हम्म। तो इतने ऑफेंसेस जो कर रहा है, और दो मुकदमे भी यदि चार्जशीट हो गए और दो या दो से ज्यादा लोग थे, जी। तब आप उसके अगेंस्ट 111 की एफआईआर लिखेंगे, ठीक है। जी। तो गैंगस्टर को अलग निकाल दो, अब गैंगस्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट उससे अच्छा है, मजबूत है, बहुत सॉलिड है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर इसमें जो सजाएं दी गई हैं, वो सजाएं ऐसे समझिए जैसे किसी ने मर्डर कर दिया। अच्छा। हाँ, जैसे मिनिमम फाइन 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इससे कम जज जुर्माना नहीं कर सकता। कन्विक्शन फिक्स कर दिया कि यदि इसी क्राइम को करते हुए कोई क्रिमिनल ने, दो लोग थे, उन्होंने कोई क्राइम किया, उसमें किसी की डेथ हो गई, तब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस ही मिलेगा। मिनिमम 10 लाख, 10 लाख जुर्माना होगा। अच्छा। जितने भी उसके मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के, 2, 4, 10, 20 जो भी हैं, सभी पनिश होंगे। अच्छा। सभी को पनिशमेंट होगा, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम आजीवन कारावास, वो मिनिमम 5 लाख जुर्माना। जी। इसी तरीके से जो उनको उनको एबेट करते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, उनको भी सजा जुर्माना है। अच्छा। यदि किसी भी क्राइम की कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, ये जानते हुए कि ये क्राइम से रिलेटेड है, वो अपने अकाउंट में पैसा डाल ले, वो चोरी का वाहन काट ले, जैसे यहाँ सोतीगंज में होता था, तो उन लोगों के लिए भी मिनिमम 3 साल जुर्माना सजा है, मिनिमम पनिशमेंट 5 लाख है। इसके अलावा उस क्राइम से जो भी अचल संपत्तियां, चल संपत्तियां, जो भी इन्वेस्टमेंट, सिंगल पैसा उसके पास है, वो जब्त हो जाएगा। सर ये बताइए कि ये गैंगस्टर की परिभाषा क्या है? हम लोग बहुत सुनते हैं गैंगस्टर लग गई किसी पर, कितने मुकदमे होने पर गैंगस्टर लग जाते किसी बदमाश पे? देखिए, गैंगस्टर एक्ट जो है वो स्टेट का है जी। वो यूपी गैंगस्टर एक्ट है, ठीक। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पूरे हिंदुस्तान में कवर होगा। अच्छा। गैंगस्टर एक्ट और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कॉपी पेस्ट है, आप समझिए। जी। जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है वो ही गैंगस्टर है। अच्छा। अंतर ये है कि यहाँ पे सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है जी। कि 2 केसेस होने चाहिए, चार्जशीट होने चाहिए, कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, जी। अंडर ट्रायल पिछले 10 साल के। गैंगस्टर एक्ट में 3 साल का दिया है, वह 10 साल है। अच्छा। यहाँ पे आप बेस बनाएंगे स्टेट क्राइम को, स्टेट के अंदर जो क्राइम किया है तब गैंगस्टर एक्ट करेंगे। जी। लेकिन यदि किसी ने दिल्ली में, हरियाणा में, किसी और स्टेट में क्राइम किया, चार्जशीट हो गया, तब ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में आप एफआईआर लिखेंगे। लेकिन किसी भी केस, किसी भी क्राइम को जो अदर स्टेट में हुआ उसको हम बेस नहीं बना सकते गैंगस्टर एक्ट में, स्टेट में ही क्राइम करना चाहिए। जी। ठीक है, ठीक है। ठीक। और ये पहली बार है कि ये प्रिवेंटिव कार्रवाई है, लेकिन उसको सब्सटेंटिव बना दिया। गैंगस्टर एक्ट में यदि किसी ने प्रॉपर्टियां इकट्ठा कर ली, तब उसको कन्विक्शन का कोई आधार नहीं है। यहाँ पे कन्विक्ट भी होगा,
जुर्माना भी होगा, जब्त भी होगा। जैसे बेनामी संपत्ति किसी और के नाम हो जाती थी तो वो बच जाते थे। हाँ, तो इसमें नहीं शायद नहीं तो कुछ। बेनामी संपत्ति का ऐसा है कि एक आयु को पहले ये साबित करना होगा कि वो क्यों बेनामी है। हम्म, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि साहब उसकी मदर फादर या भाई के नाम जो प्रॉपर्टी है वो इसकी है। जी। उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को साबित करना होगा, और साबित करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करना होगा। हम्म, सपोज करो मैं हूं, जी। मैंने 1 करोड़ रुपए ड्रग्स में इकट्ठा कर लिया, मैंने अपने फादर के नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। अब मुझे ये तो पता चला कि फादर के नाम 1 करोड़ की ली है, जी। लेकिन मुझे साबित करना है। हम्म, कैसे? उसकी रजिस्ट्री कब हुई, रजिस्ट्री में मोड ऑफ पेमेंट क्या था, जी। वो पैसा कहां से दिखाया गया, सोर्स ऑफ वो इनकम क्या किस थी? अकाउंट से आया, जी। उसकी स्लिप किसने भरी, हम्म, वो रजिस्ट्री किसके पास अवेलेबल है, जी। उसकी आईटीआर थी कि नहीं थी, हम्म, उसका सोर्स ऑफ इनकम था कि नहीं था। यदि नहीं था, ये सब कुछ नहीं है, तब आप ये साबित करेंगे कि ये जो है, जो भी प्रॉपर्टी ली गई है, जो भी इनके पास है, वो नॉन सोर्स से नहीं है। जी। मुझे जो पे मिलेगी, मुझे जो पेंशन मिली है, वो मेरा नॉन सोर्स है। हम्म, लेकिन मैं यदि कोई क्राइम करके इकट्ठा कर रहा हूं तो वो जी। अननोन सोर्स जी। है ना। तो लीगल सोर्स से तो नहीं आया, जी। सही बात। है ना। तो जो इनलीगल प्रॉपर्टी है, उनको अटैच करने के लिए एक पूरा फॉर्मूला है। हम्म, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तभी केस की प्रॉपर्टी कभी नहीं छोड़ सकते। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी मैंने पुलिस को कोऑपरेट करके, जी। जिन्होंने मुझसे हेल्प ली है, मुझसे हम्म, सहयोग लिया है, वो प्रॉपर्टी कभी छूट नहीं सकती, बशर्ते आपके पास वो फॉर्मूला होना होना चाहिए। चाहिए। सर, सुनने में हमारे कई बार आता है कि एक बड़ा बदमाश जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहीं से वो अपने क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने गैंग को काम करा रहा है। जी, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है जेल के अंदर बैठे हुए? देखिए जेल के अंदर क्या है, मोबाइल चलते हैं, जी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मोबाइल नंबर आया है हम्म। उसका लोकेशन कहाँ है, क्या जेल के आसपास लोकेशन है। जेल में तो बताते चैनल लगे हुए थे। आप जैमर वैमर कुछ नहीं होते, हम्म। जैमर दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं होते। जैमर का फिर करना क्या है कि उसको डाइवर्ट कराइए, जी। क्योंकि मैं एसटीएफ में रहा था, मैंने एसटीएफ में भी काफी काम किया अच्छा। है। तो उनको डाइवर्जन कराइए, उसको सुनिए, हम्म। उसका सीडीआर निकालिए, कर लोगे वो किस किस से कांटेक्ट में है, पूरा करिए, जी। तब आप प्रूव कर पाएंगे। तो उसको रिकवर करना जरूरी है। जी। तो क्राइम मतलब वो कैसे करते हैं फिर, कैसे? वो करते हैं, वहां से फोन करेंगे, थ्रेटिंग करेंगे, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं वो, अच्छा। एक्सटॉर्शन उद्दा एक्सटॉर्शन करते हैं वो। तो यदि वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, हाँ। तो जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, जी। 10 20 50 जो भी है, हाँ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कौन है, बिश्नोई गैंग। बिश्नोई। जी। तो जो बिश्नोई है, हाँ। उसके जितने भी एसोसिएट्स इंडिया में हैं जी। या इन बाहर विदेश में हैं, हम्म। उन सबके अगेंस्ट एक ही एफआईआर हो सकती है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में, और वो सभी मेंबर बराबर सजा पाएंगे। जो कि इसमें शायद नहीं हुई है। और मुझे पता नहीं या हुआ नहीं हुई हुआ है? है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज लगातार। क्राइम सिंडिकेट बच्चों का खेल नहीं है। वो उन क्रिमिनल्स के लिए है जो वाकई सिंडिकेट हैं, जी। जो वाकई एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करते हैं, हम्म। जो वाकई प्रॉपर्टी कब्जाते हैं। हम्म। वो बच्चों के लिए नहीं है। किसी ने एक मोटरसाइकिल चोरी करी और 4 महीने बाद फिर एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली, उसमें 2 लोग चार्जशीट हो गए। हम्म। अब ये दो ही चीजें करना है, कर लेने से हम्म। हम उसको ट्रायल के बाद आपको ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मुकदमा लिख दें, नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होगा, हम्म। डिप्टी एसपी डिसाइड करेंगे, एसपी डिसाइड करेंगे कि भाई ये इस लायक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की एफआईआर लिख देंगे। जी। ये फायदा ये कि स्पेशल कोर्ट में नहीं चलेगा, ये सेशन ट्रायल केस है, हम्म। सेशन ट्रायल केस है। और सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बीएनएसएस में, हम्म। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन है 107। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी क्राइम से प्रॉपर्टी इकट्ठा करेगा, जी। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी 107 में मजिस्ट्रेट जब्त कर लेगा, ठीक। ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा प्रोविजन डाला गया है जिसको आम जनता को समझना जरूरी है। जी। वो क्या है? वो ये है रेस्टोरेशन।
मैं विक्टिम हूं, 10 लोगों ने एक प्लॉट लेने के लिए 10-10 लाख रुपए दे दिए, ठीक। उसने कहा विद इन 5 ईयर्स मैं आपको फ्लैट दे दूंगा, उसके बाद वो चीटर हट जाता है। अच्छा। आप सबने एफआईआर लिखाई, चार्जशीट हो गया। आईओ का क्या काम है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके सारे अकाउंट्स, लॉकर्स, मूवेबल प्रॉपर्टी सर्च करके सीज करना। सबकी सबको सीज कराएगा। जी। और विद इन 40, देखिए जज को भी, मजिस्ट्रेट को बांध दिया है, मजिस्ट्रेट को 14 दिन का टाइम दिया है। विद इन 14 डेज वो एक्यूट खुद साबित करे, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, एक्यूट का, जी। वो साबित करे कि क्या उसकी ये जो प्रॉपर्टी अटैच हो रहे हैं वो अपनी कमाई की है क्या। जी। यदि वो साबित नहीं करता तो सारे की सारी प्रॉपर्टियां नीलाम कौन करेगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। और उसका पैसा उन विक्टिम को बांटा जाएगा। अच्छा, आप समझ रहे हो, जी। बैंक से 2 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, ठीक है। वो एफआईआर हो गई, आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आईओ 2 करोड़ रुपए किस किस अकाउंट में गए, कहां कहां वो गया, उस सब का पता लगा के अटैच कराएगा उस प्रॉपर्टी को, और मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, जब्त कर लेगा, और जब्त करने के बाद वो पैसा अकाउंट में, बैंक में वापस जाएगा। अच्छा। साइबर क्राइम है, ठीक। साइबर ठगों ने एक अभी डिजिटल अरेस्ट हुआ, डिजिटल अरेस्ट के बाद उन्होंने क्या 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ इकट्ठा कर लिया, तो जिस जिस अकाउंट में गया, जहां जहां गया, वो सबके सबका, यही तो आईओ का काम है, उसको पता लगाए तो वो सारा पैसा जो साइबर क्राइम से लिया था उसको डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। अच्छा। लेकिन यदि वो पैसा थोड़ा कम है तो उसी रेशो में सबको बराबर बांटेगा, और यदि ज्यादा है तब वो सरकार अपने खाते में कर लेगी। लेकिन पहले विक्टिम को पैसा वापस होना, पीड़ित को पैसा वापस होना। आपने एग्रीमेंट कर लिया, मैं आपको 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपने एग्रीमेंट नहीं करा, वायलेशन कर दिया, फिर आपने एक दूसरे को चीट कर दिया, फिर आपको तीसरे, ये सिंडिकेट आजकल बहुत काम कर रहा है। अच्छा। एक प्रॉपर्टी दिखाया, प्राइम प्रॉपर्टी, 150 लाख रुपए लिया, एग्रीमेंट कर दिया, फिर उसको रजिस्ट्री नहीं करी, फिर उसी को दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया, उससे नहीं ले लिया, फिर तीसरे को कर दिया, उससे ले लिया, अब पुलिस के चक्कर काट रहा है, एफआईआर नहीं हो रही। तो उन जो भी विक्टिम है, जिन्होंने अकाउंट में पैसा दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त करके उनको पैसा वापस किया जाए। विक्टिम को पैसा वापस होना ये पहली बार हुआ है, आज से पहले ऐसा लॉ नहीं था। सर, जैसे कि हमने साइबर क्राइम की बात करी, तो जो साइबर ठग होते हैं वो ठगी के नए नए तरीके खोज कर ला रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिजनौर से खबर आई कि व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड आया, उसको जैसे ही ओपन किया और मोबाइल हैक हो गया, हाँ, और ठगी हो गई। देखिए, टेक्निकली अभी पुलिस इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो आईटी एक्सपर्ट है जी। देश में बैठे हैं, विदेशों से बैठे भी कर रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट है जी। वो हैक करने का, साइबर क्राइम करने के एक्सपर्ट है। तो क्या पुलिस के पास अपनी आईटी सेल हमारे नहीं है? पास हैं, लेकिन हमारे पास टेक्निकली स्ट्रांग लोग नहीं है। पुलिस में से ही कुछ ही लोगों को साइबर क्राइम में करा हुआ है। अच्छा, एक्सपर्ट लेकिन लोग नहीं। यदि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बन जाए, उसमें आईटी एक्सपर्ट, जी। हैक करने वाले एक्सपर्ट, उन लोगों की टीम आउटसोर्सिंग से ही ले लें, जी। तब वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अच्छा। क्योंकि पुलिस में साइबर क्राइम कंट्रोल करने वाले हैं, एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन जिस तरह से उसका बढ़ता चला जा रहा है क्राइम, तब आपको उनका काउंटर करने के लिए उससे एक कदम आगे होना पड़ेगा। और जनता बचाव कैसे करे इसको लेकर, जनता कैसे बचे, क्या क्या वो जनता की अवेयरनेस करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि वर्कशॉप जरूर की जाए, कॉलेजेस में वर्कशॉप की जाए, ऑफिस में वर्कशॉप की जाए, है ना। अवेयरनेस तो तभी आएगी जी। पुलिस ही यूट्यूब पे डाले कि भाई आप इससे बचें, इससे बचें, इससे बचें, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है ना, तभी आप साइबर क्राइम से बचेगा। दूसरा, आपको उनसे 4 कदम आगे होना पड़ेगा। हम जब वो क्राइम हो जाता तब उसके बारे में पूछते हैं कैसे हो गया, क्या हो गया, तब उसको हम सर्च करते हैं, लेकिन पहले ही हम इतने एक्सपर्ट हों तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएं।
सर पिछले दिनों देखने में आ रहा है कि जो हमारा वेस्ट मेरठ समेत वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर आसपास के जिले हैं, यहाँ पर भारी संख्या में भारी मात्रा में करोड़ों का स्मैक गांजा पकड़ा जा रहा है। ये गांजा आता कहाँ से है और इनको पकड़ने के बाद बदमाशों को क्या कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके ये नेपाल के थ्रू भी आता है, जी। ये और सोर्सेज है तो अदर कंट्री से भी आ रहा है, और फिर इनके कुछ ऐसे हब हैं, जैसे अभी पीछे जो वेस्टर्न यूपी में सप्लाई चेन थी वो बरेली और शाहजहांपुर से थी, हाँ जी। तो वाया नेपाल आता था ठीक। और बरेली शाहजहांपुर से लाते थे। हम्म। और जो आपका अफीम का था वो पंजाब की तरफ से आता था, अच्छा। जो पाकिस्तान बॉर्डर से आता था। जी। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत तेजी से बढ़ा है। उसका कारण ये है कि रातों रात लोग जो है करोड़पति हो जा रहे हैं, है ना। उसका सही सही तरीका ये है कि आपने नारकोटिक्स में उसको बंद कर दिया, उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर दी, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टियां आपको 68F एनडीपीएस एक्ट में अटैच करना चाहिए, जो कि नहीं होता आमतौर पर। नहीं होता है। उसमें इतना अच्छा सिस्टम है कि आयु ही सेटिस्फाइड हो जाए तो उसकी मूविल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, उसकी ज्वेलरी, उसका कैश, सब कुछ सीज और फ्रीजर कर देगा। अच्छा। और उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दिल्ली में ई कोर्ट है, ई कोर्ट में स्पीडली सुनवाई होती है विद इन 30 डेज। अच्छा। नोटिस भी हो जाएगा, डिसीजन भी हो जाएगा। और उसमें एक प्रोविजंस और है एक्स्ट्रा कि जो नारकोटिक्स का क्रिमिनल है जी, उसके फादर, मदर, सिस्टर, उसका भाई, उसका बहनोई, उसका जो भी ब्लड रिलेशन है, उन सबकी प्रॉपर्टियां भी अटैच हो जाएंगी। अच्छा, जांच के बाद। हाँ, मतलब हो जो उसकी फैमिली है, बैकग्राउंड है, उनको आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा। उनको ये साबित करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? एक्यूज का। एक्यूज साबित करे, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करी वो साबित करे कि उनको कहां से ये पैसा आया। सर, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उनको लेकर आपका क्या कहना है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लिटरेसी रेट भी बढ़ता ही जा रहा है ऑलमोस्ट, तो अभी भी क्यों अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति? और एक इसमें एक सवाल और है कि जो दहेज का कानून है उसका दुरुपयोग काफी बढ़ गया है। इन दो बातों पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो बीएनएस में ये कर दिया है कि एक ही लेसन बना दिया है, उसमें जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है जी, वो एक जगह फिक्स कर दिया है। 63 से 99 सेक्शन तक केवल महिलाओं संबंधी अपराधों को रखा गया है जी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि डॉवरी डेथ के बारे में कहे या डॉवरी एक्ट के बारे में कहे, इसका मिसयूज हो रहा है जी, है ना। तो इसके लिए हमारा सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है। हमारा सामाजिक ताना बाना है जी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। आप कितने ही कानून बनाओ, है ना, कितना ही सख्त कानून बनाओ, उसका हम ही लोग मिसयूज करते हैं, और ज्यादा तादाद में मिसयूज होना शुरू हो जाता है, उसमें फिर आप समझिए कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है ना जी। तो इसी तरीके से डॉवरी डेथ का है, इसी तरीके से आपका डोमेस्टिक वायलेंस का है जी। इसी तरीके से आजकल जो लिव इन रिलेशन वाला है, उसके बाद जो क्राइम का FIR हो रही है, तो उसके लिए भी अब अलग से एक सेक्शन बना दिया है जिसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है। अच्छा। हाँ, तो वो अलग सेक्शन कर दिया है। थोड़ा इसमें बताइए कि लिव इन में किस अपराध में 10 साल की सजा हो रही है? लिव इन में आप कोई, देखिए, महिलाओं संबंधी जितने भी, एक तो पॉक्सो में सबको सजा है। पॉक्सो नाबालिग के लिए हो गया। देखिए, हाँ, 18 साल से कम यदि कोई महिला है जी, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो उसको क्राइम करेगा वो पनिश होगा पॉक्सो में जी। इसके अलावा रेप केसेस में मैक्सिमम सजा है 10 साल है, आजीवन कारावास है, कुछ में मृत्युदंड तक भी है। ठीक है, और ये जो धोखाधड़ी करके लिव इन रिलेशन रहते हैं, जो अपना जो भी संबंध बनाते हैं, उसके लिए 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। ये बताइए, लिव इन की बात की जाए तो एक दो लोग कंसेंट के साथ में रहते हैं,
यस। और कुछ समय के बाद उनके बीच आपस में नहीं बनती है, तो किसी एक पक्ष की तरफ से मुकदमा करा दिया जाता है। एक पक्ष की तरफ से नहीं, महिला की तरफ से। अच्छा, देखिए पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है इसमें? देखिए, सीधा सीधा ये है जी। कि यदि डिसीज मतलब आप भी लगाइए कि यदि उसकी नीयत में खोट है, पूरा का पूरा कानून दुनिया का जी। वो इंटेंशन पे डिपेंड है। आपकी बैड इंटेंशन क्या है, उसको केवल यूज करना। अच्छा। आपने क्या कहा, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, चलो हम लिव इन रिलेशन रहते हैं। 2 साल बाद कहता मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। नहीं, कभी ऐसा होता है कि दोनों को कंसेंट होता है कि हम शादी नहीं करेंगे लेकिन लिव इन में रहेंगे। रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिव इन रिलेशन रहते हुए जब खटपट हुई तब उसने कहा कि साहब इसने मुझे शादी का झांसा दिया, तब वो 10 साल की सजा का प्रोविजन है। अच्छा। हाँ, आप ये कहें कि देखो यहीं पे सपोज करो आपका, सॉरी मैं बता दूं, ये अमर उजाला है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय महिला है, ठीक है, आप उससे ये कहें कि देख मैं तुझे ना उस डेस्क पे बैठा दूंगा, है, मैं तुझे प्रमोशन करा दूंगा, मेरी बात होगी, मैं तुझे कलेक्ट्रेट में नौकरी दिलवा दूंगा, तब आप यदि उस महिला को यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या है, बैड इंटेंशन है जी। आप गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो। गुड फेथ में कहोगे नो ऑफेंस, लेकिन बाद में तो झूठे आरोप लगते हैं। बाद में जब केस हो जाता है, मामला बिगड़ता है, तो फिर तो झूठे एलिगेशन लगाते हैं, उनको प्रूव करने का कोई तरीका होता नहीं। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि आप शुरू में ही ये मान लें कि ये गलत है। जी जी। आप जी, जब आपने ये बड़ी बात कही आपने। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करोगे, हाँ जी। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम शुरू में ही मान लेते हैं। जी। हम करते क्या है, किसी ने कहा मेरे साथ रॉबरी हो गई, तो हम शुरू में मान लेंगे साला झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, हम निगेटिव शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो बोल रहा है उसको हम सच मान लें। जी। सच मान के हम शुरुआत करें। अभी मैं लेटेस्ट आपको बता दूं, दिल्ली में अभी एक क्राइम हुआ। क्या हुआ कि साहब मेरे ऊपर एसिड अटैक हो गया, यहां से वहां तक, ठीक है, पुलिस ने एफआईआर लिखी और कूल होके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि साहब वो जिसके अगेंस्ट आरोप लगा रही है वो यहां से 50 किलोमीटर दूर था। ठीक। वो सीसीटीवी फुटेज 50 किलोमीटर दूर है। उसी टाइम वो करीब मुझे एसिड अटैक हो गया, तो मेडिकल कराया तो पता लगा एसिड अटैक नहीं है, तो कुछ और है, ठीक है। फिर उसका इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख पता लगा कि लिव इन रिलेशन रहते थे, फ्रेंडशिप थी। अब उसने झूठा एलिगेशन लगाया, लेकिन आपको झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, नहीं नहीं, पहले आप ये देखो कि वो जो बोल रही है उस पर काम करना शुरू करो, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हम शुरू में ही टरकाते हैं, हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, हमें करना ना पड़ जाए कुछ। ये थानों से टरकाते हैं? सच नहीं, नहीं थाने से नहीं डरते, थानों से हम काम करने से डरते हैं। अच्छा। अरे यार छोड़ो, ठीक है ना, ठीक है। और उसके क्या रीजन है वो नहीं, लेकिन किसी बात को सच मानते करो, सच और झूठ का पता लग जाए। सर, थानों की बात आई तो एक सवाल मन में आता है कि थानों के चार्ज को लेकर इतनी मारामारी क्यों रहती है पुलिस महकमे में? और एक बार मैंने अपने 19 साल की करियर में ये भी देखा है कि कम काबिल लोग, ज्यादा काबिल लोग तो पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं, और कम काबिल लोग, काबिल वो भी है मगर वो थाने संभाल रहे हैं। देखो इस बारे तो में मैं इसकी क्या? कमेंट नहीं करूंगा। जी। मैं ये बता सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में 22 साल एसएचओ एसओ रहा, जी। ठीक है, तो अपने काम के बस पे रहा, ठीक है। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। किस चीज का सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस एक ही है, सबसे जरूरी क्या है, देखिए जिस दिन पुलिस वाले ने समझ लिया कि थाना एक हॉस्पिटल है, वो क्यों? देखिए थाना एक हॉस्पिटल है, जैसे मरीज कहां जाता है, हॉस्पिटल इलाज कराने, ठीक। ऐसे ही वो पीड़ित बीमार कहां आता है, थाने आता है। अब देखिए थाने का काम कितना कठिन है, अब कभी ऑब्जर्व करना जी। आप हॉस्पिटल गए तो आपको बैंडेज भी हो जाएगा, आपको इंजेक्शन भी लग जाएगा, आपको पेट दर्द है आपको वोमिटिंग भी रुक जाएगी, नहीं आपको कोई चोट लगी उसकी स्टिचिंग भी करोगे। यहां क्या है, विक्टिम मेरे पास है लेकिन करने वाला कहीं दूर है, ठीक है। जब तक मैं उसे नहीं पकड़ूंगा इसकी पीड़ा ठीक नहीं होगी। सही है। आप समझ रहे हो, उसको न्याय भी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि कठिन काम है डॉक्टर से भी। डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड करा लेगा, अल्ट्रासाउंड करो, ये करो, इसका सीटी स्कैन करा लो। यहाँ तो सीटी स्कैन ही जब है कि आपका पता लगा
घर में रॉबरी हो गई, सब ज्वेलरी ले गए, जी। जब तक वो ज्वेलरी रिकवर नहीं होगी, जब तक आपको वापस नहीं मिलेगी, तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जी। आपके साथ किसी ने छेड़ाखानी कर दी, किसी महिला के साथ अननोन लोगों ने रेप कर दिया, जब तक उन रेपिस्ट का पता नहीं लगेगा, जी। तब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, तब तक उनकी प्रॉपर चार्जशीट नहीं होगा, तब तक। और कब उसको न्याय मिलेगा, कब उसकी पीड़ा पूरी होगी, जब वो कन्विक्ट होंगे। जी। कन्विक्ट कब होंगे? 5-10 साल बाद। तो पुलिस का काम हॉस्पिटल से भी, उस करेक्ट। डॉक्टर से भी ज्यादा कठिन है। पुलिस कर्मियों के एंगल से बात करें तो अभी भी ड्यूटी आज कोई तय नहीं है, नहीं, कितने घंटों की ड्यूटी हो सकती है। पीछे कोशिश की गई थी जी। कि पुलिस को घंटों के हिसाब से बांट दें, जी। लेकिन वो हमारे स्टेट में नहीं चल पाया। हम्म। दिल्ली पुलिस में दिल्ली अभी में है। चलता है, पहले से चलता है दिल्ली पुलिस में। हाँ, तो यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे एक काम और हुआ था, जी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग कर दिए थे, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर अलग कर दिए थे अच्छा। कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, जरूरत होगी तो पहनेगा, ठीक। इसका काम केवल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना है। वो भी नहीं चला। वो भी नहीं चला। उसका रीजन क्या था? अभी सपोज करो कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में अचानक जरूरत पड़ी, कहीं दंगा हो गया, जी। कहीं कोई बलवा हो गया, कहीं कोई क्राइम हो गया, कहीं दबिश देने तो जाना। उसमें ये था जी। कि वो केवल इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो हम्म। कहता मैं तो नहीं जानेगा, मेरा काम ही नहीं है। सही है। फिर क्यों नहीं जाओगे? कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो ऑर्डर है। ऑर्डर है। फिर ये हुआ कि भाई हमारा तो सब गड़बड़, सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर उसको खत्म। ट्रायल तो होता है, लेकिन ट्रायल सफल नहीं होता, तो सक्सेसफुल उसको नहीं हो पाया अभी तक। क्या अभी भी थानों में पुलिसकर्मियों की कमी है? अभी तो पुलिसकर्मी कमी नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। और अभी 60-62 हजार आरक्षी और अभी 5-6 महीने में जिलों को मिल जाएंगे। अभी तो ये है कि बड़े जिलों में एक एक थाने में 50-50, 40-40 इंस्पेक्टर्स हैं। पहले 4 या 5-6 ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो पुलिस की तो अभी कमी नहीं है। अब नहीं कह सकते कि साहब पुलिस की कमी से हम जूझ रहे हैं। तो ड्यूटी आज तय हो सकते हैं इन फ्यूचर? अब ये तो सरकार का निर्णय होगा कि चेंज करें ना करें। सर, ये जो बदमाशों का सामना होता है, उन कई बार उनके पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं, तो क्या पुलिस अपग्रेड हुई है हथियारों के मामले में? पहले तो कुछ भी नहीं होता था, 303 राइफल होती थी। जी। अब तो सबके पास AK-47 है। इससे सोफिस्टिकेटेड वेपन क्या होगा? नहीं, सिपाहियों के पास तो अभी भी डंडे दिखते हैं हमें। नहीं 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 नहीं, सबके पास SLR है, सबके पास? सेल्फ लोडिंग राइफल। हाँ, अब तो 303 खत्म हो गया। अच्छा। या तो SLR है, जी। या तो पिस्टल है। हम्म। अब तो आरक्षी को भी पिस्टल दे देते हैं। अच्छा। हाँ, जो GRP में जी। पहले क्या था, ट्रेनों में वो लंबी 303 राइफल लेके चलते थे, तो वो मुड़ती नहीं थी। पब्लिक में वो कैसे उसको करेंगे, तो उनको पिस्टल दे दिया। अच्छा। ताकि किसी को फायर करना है, किसी कंट्रोल पे, तो आराम से कर देगा। सर, आप कितनी लंबी सर्विस है, कभी ऐसा हुआ है कि मौत से सामना हुआ है कि बदमाश ने सिर पे रख दी बंदूक, या देखो छू के निकल गई, या मेरे जैकेट में लगी? ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ अच्छा। कि कोई मेरे गोली साइड से निकल गई हो। जी। और लकीली ना कभी मैं सस्पेंड हुआ, अच्छा। ना कभी ट्रांसफर टू लाइन हुआ, हाँ। और ना ही अगेन मेरे अगेंस्ट कभी कोई शिकायत हुई। उसका कारण केवल एक ही था कि आप, जो आपका दिल कहता है, जो आपको लगता है कि मजबूर है, उसका आप हेल्प कर दें, तो आपको कभी दिक्कत नहीं। परेशानी जब होगी जब आप किसी गरीब महिला को, किसी बुजुर्ग को, जी। किसी गरीब को आप धुतकारना शुरू कर देंगे, तो आपका वो सारा काम खत्म हो जाएगा। हमारे कुछ अधिकारी ऐसे थे जो 5 बातें कहते थे कि ये जरूर करना है। जी। किसी महिला के साथ यदि कोई अपराधता हुई है, कोई भी घटना हुई है, उसको गंभीरता से लेना। कोई बुजुर्ग आता है, कोई बुजुर्ग महिला आती है, कोई गरीब आता है, कोई बच्चा आता है, बच्चे भी आते हैं? बच्चा भी आता है, कोई गरीब आता है। एक ऐसे केसेस बहुत आते थे कि साहब मेरा बेटा मुझे मारपीट करता है, तो हम कहेंगे पुलिस का काम थोड़ी है। लेकिन यदि आपने उसको सीरियस लेके वहां चले गए, आप उसको बैठा के ग्लास पानी पिला दिया और आप चले गए, चलो भाई मैं चलता हूँ, और उसको आपने टाइट कर दिया, धमका दिया, दो आज के बाद शिकायत आ कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, अपने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो, तो वो बेचारा कितना आपको खुश होगा। खुश होगा, सही इसमें हम नहीं करते।
ठीक है ना, ठीक है, जी। थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। और एक और सबसे बड़ा रेपुटेशन, हम्म, आपकी अपने थाना एरिया में रेपुटेशन क्या है? क्या आप किसी जरूरतमंद की बात सुनते हो? जी। क्या आप किसी को प्यार से बात करते हो? क्या आप किसी को अपना बनाते हो? हम्म, भाई मैं ये बता दूं कि मैं 89 में देहरादून से शुरू करी थी सर्विस, वहां के प्रेस रिपोर्टर बुढ़े हो गए, वो आज भी मेरे फ्रेंड हैं। मैं जहां जहां जिस चीज में रहा, वो आज भी सब मेरे फ्रेंड है, आज भी मेरे लोगों से फैमिली टर्म्स है। उसका कारण केवल इतना ही है कि आपको यदि कोई पद मिला है तो आप काइंड हार्टेड जरूर रहिए। जी। यदि आप काइंड हार्टेड नहीं है, आप किसी की पीड़ा महसूस नहीं कर रहे हैं, पुलिस तो ये समझिए साधु भेष है। आप 50 जगह न जाएं, आप कहीं ना जाएं, आप यूनिफॉर्म पहन के पता नहीं कितने अच्छे काम कर लोगे परोपकार के। सर हम थानों में जाते हैं या हमारे साथी कई थानों में जाते हैं, तो हम आमतौर पे देखते हैं कि जो एजेड पुलिस वाले हैं, जो 50 या उसके अबव चले गए हैं, हम्म, उनका जो सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन उनका ज्यादातर का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा सा होता है। और जबकि जो यंग पुलिसकर्मी होते हैं, हम्म। उनका फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसमें क्या मतलब, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, वो दूसरी परिस्थिति में रिक्रूटमेंट हुआ था, तब पुलिस को छूना बड़ा समझते थे। मैं जब नौकरी शुरू करी तो मैं आपको अपना बताऊं, मैं सहारनपुर में था, मैं गांव में चला गया, तो एक बुजुर्ग मुझसे कहने लगे, सर मैं आपको छू के देख लूं? वो क्यों? भाई नहीं देखते थे पुलिस को, अच्छा। तो मैंने कहा छू लो, तो मैं हाँ। चोपड़ा खुश हुआ वो कि मैं देखना चाह रहा हूँ, छूना चाह रहा हूँ। पहले क्या था, आप डिफरेंस क्या है देखिए, पहले में और अब में ये अंतर है। पहले पुलिस अधिकार समझती थी, अब पब्लिक अपना अधिकार जानती है। वो हम्म। उसी 50 40 35 साल पुरानी पुलिसिंग चाहते आज हो जाए, आज वो नहीं हो सकता। जब लोग थानों में जाने में डरते थे, आम जनता। अवेयरनेस नहीं थी ना, जी। अब अवेयरनेस है, आपको पता है अपने राइट के बारे में, सोशल आपको मीडिया पता भी है। थोड़ा सा, सोशल मीडिया भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। हाँ मतलब आपको पता है, जी। जैसे ही प्रेस रिपोर्टर जाएगा सब चुप हो जाएंगे, पता ना लग जाए, पता नहीं कहाँ वीडियो बना ले। पता नहीं क्या कर ले। लेकिन पहले क्या, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जी। यदि आप नीट एंड क्लीन है, आप आए, अरे आओ बैठो भाई बताओ। हम्म। कभी कभी ऐसा होता था, रेट बता रहा हूँ, हम्म। अरे भाई साहब ऐसा हुआ, मैंने कहा, भाई एक दिन रुक जाओ कल बात करेंगे। कह रहे ठीक है, क्योंकि मैं किसी केस में लगा हूँ, जब ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ, तो जी। वो एग्री हो जाते थे। मैं उनसे बात छुपाऊंगा, जरूर निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, हम्म। है ना। और सर एक बात और देखिए, जितना रैंक ऊपर बढ़ती जाएगी, हम्म। उतना ही अधिकारी सॉफ्ट होता जाएगा, और जितना नीचे जाएगा उतना ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हार्ड नहीं 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 हाश नहीं, होगा। एक बात थोड़ा और हो जाता है, देखिए, जी। एक ग्रेजुएट है, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आरक्षी हो गया हम्म। है। एक ग्रेजुएट है, वो सब इंस्पेक्टर हो गया। ठीक। एक ही ग्रेजुएट है, वो डिप्टी एसपी हो गया। हम्म। अब जब वो उससे मिसबिहेव करेगा, जी। तो वो उसको एक कुंठा होती है, यार मैं इसके बराबर पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। मैं सब कुछ हूँ, मेरी भी रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट जी। है ना। तो वो उसके साथ मिसबिहेव करेगा, वो मिसबिहेव करेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जितना आप नीचे रहेंगे, वो जनता से आप ही जुड़े होंगे। एक सर्किल ऑफिसर कभी किसी से मिलेगा, लेकिन एक बीट कांस्टेबल रोज 1000 लोगों से मिलेगा, हम्म। उनकी परेशानियां उसको देखना है। रूट वो है, जी। इस पेड़ की रूट क्या है, कांस्टेबल आरक्षी, हॉस्टल। उसी से सब चल रहा सिस्टम। बाद बाकी तो सब ऊपर चलते चले जाओगे तो डालें कम होती चली जाएंगी, ऊपर तो दरख्त रह जाएगा ना। ऐसे चलता है ये, इस तरीके से जी। सिंगल ऐसे आएगा पैरामेड होके। हम्म। सर, जो पॉलिटिकल दबाव होता है हमेशा एक अधिकारी के ऊपर, हाँ, तो वो उसमें पिछले सालों में कमी आई है या बढ़ा है या वैसे ही है अभी भी? अभी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 10 साल से तो मैं पुलिस से जी। हटा हुआ हूँ। जी। मैं ये बता सकता हूँ हम्म। कि मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन का कोई प्रेशर कभी नहीं माना। कुछ दिन लगते थे, हम्म। उसके बाद उनको भी पता लग जाता था कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, जी। तो शिकायत भी होती थी। लेकिन जो हमारे हायर अफसर बैठे हैं, वो समझ जाते थे, वो कहते उसके चक्कर में ना पड़ो, वो आपकी बात नहीं मानने वाला। जी। इसी जिले में भी
कभी आपको मौका मिले हम्म, तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं मैं कहाँ कहाँ रहा था, तो वहाँ आप ये जानकारी करना। तो इससे क्या हुआ है, पब्लिक को बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी जो आम जनता है वो जब ये फील कर लेगी कि ये रूलिंग पार्टी के किसी भी लीडर का कोई गलत काम नहीं करेगा, तब पब्लिक आपको अच्छा से। तो सर रिटायरमेंट के बाद में सीओ साहब के रुतबे में थोड़ी सी कमी आई या अभी भी वैसे ही देखिए मेरी वर्किंग तो बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई है? जब मैं रिटायर हुआ था विजिलेंस से, जी। कोविड चल रहा था, हम्म, तो मुझको एक लेटर मिला, उसमें लिखा था कि आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है वो विभाग को लगातार मिलता रहेगा, हमारी ऐसी आशा और कामना उम्मीद है, कामना है। जी। तो मैंने उसी दिन से पहली बुक लिखी गैंगस्टर की, ठीक। गैंगस्टर एक्ट में। तो उसको मैंने फॉर्मूला बताया कैसे कैसे आप प्रॉपर्टी अटैच करोगे, किस तरीके से रिपोर्ट बनाओगे, ठीक। कैसे डीएम को भेजोगे, कैसे क्या करोगे, आप एफआईआर में क्या क्या कमियां करते हैं, यदि उनको फुलफिल करोगे, एक चेकलिस्ट आप बनाओगे तो सही होगा। जी। फिर डीए इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैं सीबीआई एकेडमी में जाता हूँ अच्छा। गेस्ट लेक्चर के लिए, एकेडमी में जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, एंटी करप्शन विजिलेंस में जाता हूँ, तो उनका एक अलग दायरा है। उनके लिए फिर मैंने एक और बुक बनाई, तो डीए इन्वेस्टिगेशन, आय से अधिक संपत्तियों की इन्वेस्टिगेशन। जी। तो कितनी बुक लिख चुके हैं आप अब ऐसे? मैं 3 बुक लिख चुका हूँ, 3 लिख चुके चौथी हैं? मेरी अभी तैयार है। जी। तो इसको मैं लोगों में बांटता रहता हूँ। खाली समय में क्या करते हैं? मैं ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, अच्छा। मैं खाली नहीं रहता। मैं या तो घर पे किताब लिखूंगा, हाँ, या तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाने जाऊंगा, जी। या तो मैं किसी जिले में वर्कशॉप करता होऊंगा, और मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपके यहाँ वर्कशॉप कर दूंगा, आपके इंस्पेक्टर दरोगाओं को मैं समझा दूंगा, उनको सर मैं पढ़ा दूंगा, यदि आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट केस है तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। जी। तो वो मैं खुद ही कहता रहता हूँ, आओ भाई आओ, सब मुझे ही यूज करो, जी। तो मैं जाता रहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड सीओ सुधीर कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप देखते रहिए amarujala.com। धन्यवाद। सबने तीनों किताबें लिखी हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। पुलिसिंग में इसका खास विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।